it is best suited for basically 4 people. दे तो मोदी जी का भाषण सुन के शायद ये फिर ना लेते इसको। कि आप टाटा के सर्विस सेंटर में आप एंटर करते हो तो आपको फीलिंग आती है कि अब SBI की ऑफिस चले पहुंच गए हो। तो हे गाइस, कैसे आप सब लोग? मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमन। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है कार्यालय। तो आज मैं जो रिव्यू करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ किया HTE ऑप्शनल वेरिएंट। इसके ओनर मेरे साथ हैं, तो चलो आओ मैं आपको मिलवाता हूँ। तो कैसे हो काश भाई? मैं बढ़िया अमन भाई, कैसे हो तुम? बढ़िया एकदम भाई। भाई ये है EV ओनर्स, तो इनसे पूछेंगे कि भाई EV के चलाने के बाद सडनली आपने भाई किया सेल्टोस कैसे ले ली? EV मैं काफ़ी साल से चला रहा हूँ, ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं और अराउंड 60,000 किलोमीटर्स मैंने EV ड्राइव करी है। EV का मेरे एक्सपीरियंस पर्सनली बहुत अच्छा रहा है। मैं इसे सिटी में तो चलाता ही हूँ, फिर मैं इसे आउट कंट्री भी लेके गया हूँ, आउट स्टेशन भी ट्रैवल किया है मैंने, पहाड़ों पे भी लेके गया हूँ इसको। सो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब मैं अपनी फैमिली की बात करता हूँ, मेरी वाइफ को ड्राइव करनी होती है, मेरे पेरेंट्स को ड्राइव करनी होती है, तो उनको थोड़ी सी रेंज की एंग्जाइटी होती है। सो मैंने मेजरली जो किया सेल्टोस 2026 वेरिएंट है, ये मैंने मेजरली आउट स्टेशन ट्रैवल के लिए लिया है, स्पेशली जो मेरी वाइफ और मेरे पेरेंट्स को ट्रैवल करना होता है उनके लिए। मैं अभी भी बहुत कंफर्टेबल हूँ EV में, बट क्योंकि फैमिली को रेंज एंजाइटी होती है तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो भाई लेकिन उनकी एंजाइटी थोड़ी कम करते हैं, चलो रेंज एंजाइटी और अपना खर्चा बढ़ा लेते हैं। खर्चा बढ़ गया भाई आपका। तो भाई ये ऑटोमेटिक लिया आपने ये भी, इसमें टॉर्क पावर की आपको कमी महसूस होती है? बीइंग एन EV ओनर, आप काफ़ी 3 साल से ड्राइव कर रहे हो, एंजाइटी तो ठीक है, बट पावर की अगर मैं बात करूँ तो पावर तो इसकी ऑलमोस्ट 100 Nm का कम है पावर। नेक्सन EV आप ड्रिवन कर रहे हो, वो 215 Nm टॉर्क एंड दिस वन इज 144 Nm। हाँ, अगर मैं पावर कंपैरिजन की बात करूँ तो EV से पेट्रोल कार का इसका तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। नेक्सन में मेरे को अराउंड 150 PS पावर मिलती है, जो कि इसमें अराउंड 115 PS है। प्लस नेक्सन में अराउंड टॉर्क भी काफ़ी बेटर मिलता है, जो कि इसमें कंपेरेटिवली 80 Nm का टॉर्क कंपेरेटिवली कम मिलता है। लेकिन दोनों गाड़ी अलग है, दोनों की क्वालिटी अलग है। अगर मैं नेक्सन की बात करूँ तो ऑफकोर्स वो साइज़ में बॉक्सी डिज़ाइन है, उसके प्रोपोर्शंस बहुत छोटे हैं, तो इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर बेसिकली 4 पीपल। वेयरएज ये प्रॉपर बड़ी अपनी SUV है और इसमें बेस्ट 5 पीपल कैन बी ईजिली सीटेड। प्रॉपर आपको बूट स्पेस मिलता है अराउंड 450 लीटर्स का, जिसमें कि आप एम्पल सामान रख सकते हैं। और इसके अलावा कॉस्ट ऑफ, अगर मैं ड्राइविंग की बात करूं तो अभी तक मैंने इसे बहुत ज़्यादा नहीं चलाई है, क्योंकि मैंने लास्ट वीक ही परचेज़ करी है। सो आई हैव ड्रिवन इट फॉर अराउंड 400 किलोमीटर्स ओनली, बट अभी तक ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। ऑल्दो इसका जो अभी मेरे को एवरेज मिल रहा है, फ्यूल इकोनॉमी जो प्रेजेंटली मिल रही है, वो अराउंड 12 किलोमीटर्स पर लीटर मिल रही है, क्योंकि मैंने अभी तक मेजरली सिटी में ड्राइव किया है। दैट इज़ विद AC ऑन एंड विद बेसिकली स्टार्ट स्टॉप मंडे मॉर्निंग ट्रैफिक। सो वहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कॉस्ट का डिफरेंस काफ़ी आता है, क्योंकि जब मैं EV ड्राइव करता हूँ तो ऑफकोर्स इट कॉस्ट मी अराउंड 1 रुपी पर किलोमीटर, वेयर एज दिस इज़ कॉस्टिंग मी अराउंड 7 रुपीज़ पर किलोमीटर। भाई ने हफ्ते पहले ली है, अगर ये 2 दिन रुक जाते और हफ्ता रुक जाते तो मोदी जी का भाषण सुन के शायद ये फिर ना लेते इसको। वाकई में। अच्छा भाई, ये ऑटोमेटिक वेरिएंट लेने का मेन रीज़न क्या था आपका? ऑटोमेटिक वेरिएंट लेने का मेरा मेन रीज़न यही है कि ऑफकोर्स क्योंकि मेरा जो ट्रैवल जितना भी होता है वो मेजरली ऑफिस आवर्स में, पीक आवर्स में होता है। सुबह को भी अप्रॉक्सीमेटली जब मैं ऑफिस पहुंचता हूँ तो पीक आवर्स होते हैं, और शाम को भी जब मैं ऑफिस से निकलता हूँ तो भी पीक आवर्स रहते हैं। और मैंने काफ़ी साल मैनुअल ट्रांसमिशन चलाया है। मेरे पास इससे पहले फोर्ड फीगो था डीजल, उसमें मैनुअल मैंने बहुत चलाया है। तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम आपको लगता है कि इफ़ यू आर ड्राइविंग डेली ऑन मतलब फॉर एन ऑलमोस्ट 4 आवर्स ऑन अ डेली बेसिस, तो ऑटोमेटिक काफ़ी हेल्पफुल होता है, आपकी ड्राइविंग काफ़ी इजी कर देता है, और प्लस काफ़ी एफर्टलेस करता है ड्राइविंग। और आजकल की जो ट्रांसमिशंस हैं, स्पेशली जो CVT, AT और जो DSG ट्रांसमिशंस हैं, जो भी नए ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस हैं, मैं इसमें AMT कंसिडर नहीं करता, वो बहुत ही स्मूथ हैं। गियर जो चेंजेस होते हैं, गियर जो रेशियोज़ होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता, एंड यू गेट दैट इंस्टेंट टॉक ऑल्सो। वो मैनुअल वाली फीलिंग होती है, तो कहीं भी लैग नहीं होता जो पहले हुआ करता था। तो भाई बाइक की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि पूरी रिसर्च के साथ भाई ने पूरी गाड़ी ली है। और भी वेरिएंट थे भाई इसके, तो आपने किया सेल्टोस ही चूज़ क्यों करी? क्रेटा थी, सियारा थी, जो सियारा आपको पता है कि हाइप बनी हुई है टाटा सियारा की, जो चलती आ रही है, लेजेंड कार जिसको कहा गया है, तो आपने वो क्यों नहीं ली? वो भी आपके प्राइस रेंज में थी।
मैंने जब किया सेल्टोस में देख रहा था तो साथ में मैंने ऑफ कोर्स नई वाली 2026 मॉडल डस्टर भी मैंने देखी, वेरी टाटा नाइस। की सिएरा मैंने देखी। क्रेटा मैंने नहीं देखी क्योंकि क्रेटा का मुझे पता था कि अपडेटेड वर्जन आने वाला है जो कि नए प्लेटफॉर्म पे बेस्ड होगा जिस पे ये किया सेल्टोस है बेस्ड है। सो वो अभी वाली जो क्रेटा है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 स्टार सेफ्टी रेटेड है, वेयर एज जो नई सेल्टोस है वो 5 स्टार सेफ्टी रेटेड है। तो मैं उसका वेट करता तो काफ़ी टाइम हो जाता क्योंकि मेरे ख्याल से वो अभी शायद 3-4 और महीने लगेंगे उसको लॉन्च होने में। जो अभी मैंने ऑप्शंस देखे थे वो ऑफ कोर्स मैंने स्कोडा की कुशाक देखी थी 2026 मॉडल, रेनो की डस्टर देखी थी एंड मैंने टाटा की सिएरा देखी थी। बट इसमें मेरा जो बजट था वो स्ट्रिक्टली अराउंड 16 लाख्स का था और 16 लाख्स में मेरे को डस्टर भी मिल रही थी, 16 लाख्स में मेरे को सेल्टोस तो ऑफकोर्स आई रही थी, लेकिन सिएरा का जो ऑटोमेटिक वेरिएंट था वो अराउंड 16 लाख्स में नहीं आ रहा था मेरा। सो सिएरा तो मैंने इसी वजह से उसको कैंसिल कर दिया क्योंकि वो मेरे बजट में नहीं थी और मैं पहले से ही अपना बजट काफ़ी एक्सटेंड कर चुका हूँ एक्चुअली। हाँ। सो यही एक रीज़न था कि सिएरा मैंने नहीं ली। डस्टर मैंने टेस्ट ड्राइव करके देखी थी, डस्टर मेरे को बहुत अच्छी गाड़ी लगी, इंजन में मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसमें बस मेरे को एक प्रॉब्लम क्या लगी कि उसमें जो इन केबिन स्पेस है, बेसिकली गाड़ी के जो अंदर का स्पेस है वो बहुत ही कम है, मतलब ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू मेरी नेक्सन ईवी के बराबर का स्पेस है उसमें। उसमें बोनट उन्होंने अच्छा दिया है, स्पोर्टी लुक्स दिए है, डैशबोर्ड्स बहुत अच्छा दिया है, गाड़ी के एर्गोनॉमिक्स बहुत अच्छे हैं, इंजन बहुत अच्छा है, चेसिस बहुत अच्छी है, प्लस टाटा उसका बूट स्पेस 700 लीटर्स का था। टाटा प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा बनाता है लेकिन आफ्टर सेल सर्विस में काम खराब कर देता है। टाटा अगर मैं ईवी की बात करूं तो मैं इस बात से अग्री करूंगा कि टाटा की जो आफ्टर सेल सर्विस है, मतलब जैसे ही आप टाटा के सर्विस सेंटर में आप एंटर करते हो तो आपको फीलिंग आती है कि अब एसबीआई की ऑफिस चले पहुंच गए हो लंच टाइम में। तो अब मैं 3 साल से टाटा की कार ड्राइव कर रहा हूँ तो ये मेरा भी ये एक्सपीरियंस है। सर्विस उनकी थोड़ी सी ऐसा फील होता है कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है उसमें। बाकी गाड़ी में ऑफ कोर्स गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईवी में चलाता आ रहा हूँ तो गाड़ी से तो फुल मार्क्स सही हैं टाटा को। तो भाई अभी आपने कितने किलोमीटर चला ली इस गाड़ी को? सेल्टोस मैंने अराउंड 400 किलोमीटर्स ड्राइव कर ली है। और एसी की कूलिंग कैसी है इसकी दिल्ली की गर्मी में? एसी की कूलिंग अभी तो बहुत ज़्यादा क्योंकि गर्मी नहीं आई है, बट राउंड अबाउट 40-45 डिग्री सेल्सियस अभी टेम्परेचर है। तो उसमें एसी अगर मैं ब्लोअर एक पे भी करके चलाता हूँ तो भी मतलब बहुत अच्छी कूलिंग करता है और ऑलमोस्ट एक्सप्रेस कूलिंग मिलती है आपको। बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर मैं एसी ऑन करता हूँ या फिर एसी ऑफ भी करता हूँ तो इसका इंजन या परफॉर्मेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है मेरे को। बेस्ट है। और टाटा की गाड़ियाँ थोड़ी दब जाती हैं एसी ऑन करते ही। टाटा की गाड़ी अक्सर दब जाती है लेकिन ईवी में इतना इम्पैक्ट नहीं आता। EV में पेट्रोल impact नहीं आता। ऑफ कोर्स और डीजल में काफ़ी इम्पैक्ट है उसका। तो भाई जैसे ये बीइंग एन ऑटोमेटिक कार ओनर, हम्म। तो कभी ऐसा हुआ है कि ओवरटेक करते टाइम आपको कभी पावर का लैक हो? नहीं, अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है। अभी सिटी में तो ऑफ कोर्स क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड लिमिट होती नहीं है तो ओवरटेक करने की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन स्पीड लिमिट को ध्यान में रखते हुए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ कम ही आती हैं। अभी मैं ऐसे हाईवे पे लेके नहीं गया हूँ। अभी मैं नेक्स्ट मंथ ट्रिप प्लान कर रहा हूँ बेसिकली नैनीताल का, तो तब मैं इसको हाईवे पे लेके जाऊँगा, तब मैं इसकी परफॉर्मेंस और ओवरटेकिंग को ज़्यादा अच्छे से रिव्यू कर पाऊँगा और आपको बता पाऊँगा। राइट। और म्यूजिक सिस्टम और इंफोटेनमेंट एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका इसका? म्यूज़िक सिस्टम इसका बहुत अच्छा है। थोड़ा सा अगर मैं बोलूँ तो इसका जो बेस है बेसिकली वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता है, बट ओवरऑल बहुत अच्छा है कंसिडरिंग कि मैंने किस रेंज वाला मॉडल मैंने लिया है। ऑफ कोर्स इसकी टॉप मॉडल में बोस की स्पीकर्स वगैरह आते हैं तो उसका म्यूज़िक का और जो साउंड सिस्टम है वो काफ़ी बेटर है कंपेयर टू दिस मॉडल जिसमें कि हरमन का स्टीरियो सिस्टम आता है। राइट। एंड जैसे कि आप लोग देख रहे हो, भाई को पूरी रिसर्च करके भाई ने पूरी गाड़ी ली है, बजट को पूरा एक्सटेंड किया और बजट में जो भी परफॉर्मेंस कार थी और एक्सटेंडेबल लाइक अबव 4 मीटर कार है एवली, इंटीरियर स्पेस काफ़ी अच्छा है, ऑटोमेटिक है और मेरे को भी लगता है कि ये सही डिसीजन है। बट अगर मैं बात करूँ 400 किलोमीटर चलाने के बाद कोई इशू या प्रॉब्लम फेस करी हो आपने अंदर? अभी एज सच कोई प्रॉब्लम मेरे को सही में फेस नहीं करी है और किया कि मैं इस बारे में एक बहुत ही पॉजिटिव बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने सारी गाड़ियाँ देखी, बट जो फिट और फिनिश मेरे को मटेरियल्स की जो किया में मिली है वो किसी भी गाड़ी में नहीं है। इवन चाहे आप टाटा ले लो, आप रेनॉ ले लो, या इवन कुछ हद तक इवन आप जर्मन कार्स भी देखोगे तो जो प्लास्टिक की जो फिट और फिनिश और जो प्लास्टिक की जो क्वालिटी है वो किया और इवन आई वुड से कि hyundai से बेटर अभी सेगमेंट में, इस सेगमेंट में तो नहीं है। तो जैसे कि भाई ने जो गाड़ी ली है एवली 16 लाख रुपये भाई ने खर्च करे हैं इसके ऊपर, तो आपने देखा होगा टायरों पर नज़र मारी होगी, इसमें जो टायर डले हुए हैं
ये डले हुए हैं ऑडी के। तो भाई को ना थोड़ा ये था कि मैं गाड़ी लूँगा तो मैं अलॉय डलवाऊंगा, क्रेज़ भाई को शुरू से ही है गाड़ियों का। तो अब इनसे बात करते हैं कि भाई किया की गाड़ी ली और अपने ऑडी के टायर डलवाए हैं, अलॉयज डलवाए हैं, तो इस पे क्या कहना है भाई आपका? ये एक्चुअली इसमें भी एक स्टोरी है। जो मैंने मॉडल लिया था उसमें अराउंड 16 इंच व्हील्स आते हैं, बट कंपेयर टू दिस साइज ऑफ अ कार 16 इंच व्हील्स काफ़ी छोटे लगते हैं। हाँ, तो थोड़े ऑड लग रहे थे मेरे को। मैं बहुत सोच रहा था कि मैं इसमें किया के जेन्युइन अलॉयज डलवाऊंगा, बट जो टॉप मॉडल में आते हैं बेसिकली सेल्टोस के 18 इंचेस आते हैं। बट जब मैंने अलॉयज का डिज़ाइन देखा तो मेरे को डिज़ाइन अच्छा नहीं लगा पर्सनली। ऑफ कोर्स ये एक सबका एक अपना अपना ओपिनियन होता है, बट मुझे वो डिज़ाइन समझ में नहीं आया, तो मैंने आफ्टर मार्केट अलॉयज देखने लगा। बट क्योंकि मैंने एल्काजार के अलॉयज देखे बेसिकली 18 इंचेस आते हैं और सेम स्पेक में आते हैं। तो मैं 18 इंच के एल्काजार के अलॉयज लेने के लिए गया था। ग्रेटर कैलाश में देयर इज़ एन स्टोर कॉल्ड यूनिवर्सल टायर्स, तो वहाँ पे मैंने एल्काजार के OEM स्पेसिफिक अलॉयज देखने के लिए गया था। लेकिन वहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे ऑडी बहुत सारे ऑप्शंस थे ऑफ कोर्स वहाँ पे, बट वहाँ पे कॉर्नर में एक ऑडी के अलॉयज लगे हुए थे। तो मैंने जस्ट क्यूरियोसिटी में पूछा कि मैंने कहा यार ये 18 इंचेस है 17 इंचेस है। तो जो स्टोर ओनर थे उन्होंने मेरे को बोला ये 18 इंचेस है और किसी ने ऑलरेडी ये बुक कर रखे थे, और उन्होंने स्पेशली बुकिंग पे ऑर्डर करा है और एडवांस किसी ने उनको 10,000 रुपीज़ पे कर रखा था। बट देन वो बंदा शायद फ़ोन नहीं पिक कर रहा होगा स्टोर ओनर का 3-4 दिनों से, तो उन्होंने मेरे को बोला कि ही कैन गिव इट टू मी। सो मैंने फिर वहाँ से वो अलॉयज़ परचेज़ करे। काफ़ी थोड़ा बहुत नेगोशिएशन वगैरह भी हुआ है इसमें, लेकिन जेन्युइन अलॉयज़ है। और साथ में मैंने अपने 16 इंचेस टायर को 18 इंचेस से एक्सचेंज भी तो किया। भाई मैं आपको इसकी टायर प्रोफाइल दिखाया था। इसकी जो टायर प्रोफाइल है वो है आपकी 215, 55 और R18। तो भाई ने 16 इंच से इसमें थोड़े पैसे ऐड ऑन करके 18 इंचेस के टायर लगवाए हैं और अलॉय लगवाए हैं ऑडी के। ऑडी की मार्किंग भी देख रहे हो, गाड़ी किया की है लेकिन ऑडी की मार्किंग है इस पर, और टायर्स दिखने में काफ़ी कूल भी लग रहे हैं। इस 18 इंच से थोड़ी ग्राउंड क्लियरेंस भी अप हो गई है इसकी। तो सर ये आपने जो ये ऑडी के अलॉयज लगवाए हैं इसका प्राइस क्या होगा? उन्होंने जो स्टार्टिंग में मेरे को बोला था ही कॉस्ट टोल्ड मी अराउंड द प्राइस वुड बी 75,000 के करीब। सो आई टोल्ड हिम कि मेरा बजट उतना नहीं है, तो देन थोड़ा नेगोशिएट करके एंड ही वाज वेरी काइंड, उन्होंने जो मेरी बात रख ली। तो उन्होंने मेरे को अराउंड 60,000 प्लस टैक्सेस अराउंड 62,000 ओवरऑल में ये मेरे को अलॉयज एंड टायर्स एक्सचेंज करके दिया। मतलब अभी तक जितनी भी आपने चीज़ें भाई के बजट के अंदर सारा काम हुआ है, टैक्स का बजट भी इतना ही था और गाड़ी का बजट भी इतना ही था। तो दोनों चीज़ें भाई ने पूरी बजट में ली है, पूरी प्लानिंग पूरी वर्किंग के साथ चले हैं ये। और भाई ने सोचा होगा कि भाई जो ग्रेटर क्लास वाले हैं उन्होंने ज़्यादा ही बताया था, पर भाई ने पहले साफ बोल दिया भाई मेरा बजट इतना है, देते हो तो मैं ले लूँगा, नहीं तो मैं फिर दूसरा देखूँगा जो भी है। तो भाई मेरे को ये बात है इसका लाइट का थ्रो नाइट में कैसा है? लाइट का थ्रो नाइट में इसका काफ़ी बेटर है। इसमें बेसिकली सारी जो लाइट्स है वो एलईडीज़ हैं। इवन एलईडीज़ द बेस्ट थिंग अबाउट किया है इसकी एलईडीज़ बेस मॉडल से वो आपको एलईडीज़ देते हैं, एक्सेप्ट फॉर इंडिकेटर्स। जो फ्रंट पे जो इंडिकेटर्स है वो बेसिकली वो हेलोजन है, बाकी लाइट्स एलईडीज़। राइट, इंडिकेटर्स जो फ्रंट में है उसके अलावा पूरी गाड़ी में एलईडीज़ है। बैक की भी अगर मैं बात करूँ तो वो भी एलईडी इंडिकेटर्स है, आप देख रहे होंगे इसके अंदर। फ्रंट में सिर्फ हेलोजन लैम्प्स है और रिफ्लेक्टर बेस्ड लैम्प है एंड DRLs है फ्रंट में। तो भाई ये गाड़ी आपको कितने की पड़ी है बेसिकली? ये वाला STE ऑप्शनल वेरिएंट IVT मेरे को अराउंड 15.23 लाख्स ऑन रोड पड़ा है। उसके बाद जो मैंने इसमें अलॉयज डलवाए हैं, टायर्स डलवाए हैं, इसका 62,000 अलग से कॉस्ट आया है। और इसमें मैं एक एडिशनल डैश कैम और लगवाऊंगा जब वो किया का जेन्युइन अवेलेबल होगा। अभी वो किया की डीलरशिप के पास में यहाँ पे दिल्ली में अवेलेबल नहीं है किसी के आपको जेन्युइन नहीं लगवाना? वो मैं जेन्युइन लगाऊंगा, शोरूम से लगवाऊंगा। और आई थिंक से उसकी कॉस्ट अराउंड 9,500 है। तो आपने बाहर ट्राई किया? बाहर भी अच्छे ऑप्शंस है वैसे? बाहर अच्छे ऑप्शंस है, लेकिन मेरे को वो जो इलेक्ट्रिकल्स का काम है वो मेरे को बाहर से करवाना मैं थोड़ा बिलीव नहीं करता हूँ। ये मैं अराउंड 9,000 का किया से ही लगवाऊंगा, और मैं मतलब 1 to 2,000 के लिए मैं बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं कर सकता। तो अभी तक जिस हिसाब से आपको नॉलेज है कार्स की, और अभी तक मुझे लगता नहीं आपको कोई गाड़ी में दिक्कत आई होगी, और आपने जब गाड़ी ली है तो आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या था कि आप किया पे ही जा रहे हो, क्योंकि आप ऑलरेडी एक टाटा ओनर हो और आपने Hyundai की i20 भी रखी हुई है, आप किया पे ही स्विच क्यों किया आपने? मेरे पास इससे पहले मैंने Hyundai की कार रखी हुई है, इससे पहले मेरे पास मारुति की भी कार थी, देन फोर्ड की भी कार थी मेरे पास। मेरी फैमिली में Honda Elevate भी है, और ऑलरेडी मैं टाटा नेक्सन EV कार ले रहा हूँ, कार रखी हुई है मेरे पास में। तो किया मैंने इसलिए चूज़ करा क्योंकि मेरे को वैल्यू फॉर मनी लगा।
अराउंड 15.2 लाख रुपीस ऑन रोड में आपको CVT गियरबॉक्स मिलता है और ये अपनी सेगमेंट की सबसे ज़्यादा लंबी कार है, सबसे ज़्यादा ब्रॉड कार है। तो स्पेस वाइज अगर मैं इन केबिन स्पेस देखूँ तो सबसे बेटर इसमें है। बूट इसमें अराउंड 450 लीटर्स का आपको मिलता है और किया के साथ बेस्ट चीज़ क्या है कि ये बेस मॉडल से ही जो फीचर्स आपको भर भर के देते हैं उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं। एब्सोल्युटली सो इस वजह से मेरे को वैल्यू फॉर मनी लगा। अगर मैं बाकी कार्स की बात करूं और सेम फीचर्स कंपैरिजन करूं तो अराउंड 2 लाख रुपए मेरे को एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं सेम फीचर्स लेने के लिए और सेम साइज लेने के लिए। और सीटिंग कंफर्ट, ड्राइविंग सीटिंग कंफर्ट तो बहुत बेटर है। इनफैक्ट जब से मैंने टायर्स थोड़े 18 इंच लगवाए हैं तो और कंफर्टेबल राइड क्वालिटी हो गई है। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, जब से आपने ऑडी के टायर्स लगवाए हैं। हाँ हाँ ठीक है ऑडी के अलॉयज लगवाए हैं तब से राइड क्वालिटी और कंफर्टेबल हो गई है। थोड़ा सा एक इसमें पॉइंट है कि जब से क्योंकि अलॉयज ऑफ कोर्स हेवी होते हैं और टायर्स भी बड़ा होता है तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो एवरेज पे थोड़ा सा फर्क रहेगा। है। तो अराउंड 2 किलोमीटर्स पर लीटर का मेरे को सिटी में डिफरेंस आ रहा है एवरेज का। तो जैसे आपने 16 से 18 पे अपग्रेड किया है और राइडिंग क्वालिटी आप बता रहे हो कि कंफर्ट हो गई है, तो मेरा मानना है कि इसका रेडियस, ये टर्निंग रेडियस जो होगा वो भी इंक्रीज हो गया होगा। इसका टर्निंग रेडियस इसका थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, इंक्रीज राइट। तो ऐसा तो मेरे को लगता नहीं है कि अगर राइट लेफ्ट करते टाइम ये टायर थोड़ा अड़ रहा होगा बीच में, क्योंकि इतना ऑलरेडी काफी स्पेस है कार के नीचे। कार और टायर के बीच में प्रॉपर स्पेस है और टायर बिल्कुल भी इसमें बॉडी के में अड़ता नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो किया के सेल्टोस के टॉप मॉडल में सेम स्पेक का टायर आता है तो एग्जैक्टली मैंने सेम OEM स्पेक वाला टायर ही लिया है क्योंकि मेरे को कुछ बहुत ज़्यादा फैंसी टायर नहीं लेना था। अदरवाइज इसकी हैंडलिंग इम्पैक्ट होती है। राइट। तो 18 इंचेस में अगर आप जाते हो टॉप मॉडल में तो किया के अंदर भी 18 इंच का टायर आता है, तो आपने सेम ही अपग्रेड करवाया है, सेम 18 इंच लिया है। सेम 215/55 R18 टायर आता है, सेम स्पेक का टायर मैंने लिया। तो ये भी स्मार्ट डिसीजन है। तो काश भाई, जैसे आपको पता है कि जो कोई भी गाड़ी लेते हो आजकल कंपनीज ने स्टेपनी देना बिल्कुल बंद कर दिया है, और देते भी हैं तो नॉर्मल्स जो आपके टायर्स लगे होते हैं उनसे थोड़ा स्मॉल साइज देते हैं ताकि 20-30 किलोमीटर तक की रन हो और आप उसको चेंज करवा लो, मतलब इमरजेंसी में आपके काम आ जाए। तो इसमें भी क्या आपको वही मिला है? मैं आपको दिखाता हूँ टायर। इसमें बेसिकली जो मैंने मॉडल लिया था तो उसमें 16 इंच का ही टायर आता था और सेम स्पेक का टायर, बेसिकली 16 इंच सेम टायर ही किया ने इसमें प्रोवाइड किया है। 205/65 R16 टायर का स्पेक है। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मेरे मॉडल में यही टायर लगा हुआ आया था तो इसमें यही टायर आया, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर द टॉप मॉडल ओनर्स उसमें जो स्टेपनी में जो टायर आता है टॉप मॉडल में 18 इंच लगे हुए आते हैं, लेकिन स्टेपनी में आपको सेम यही 16 इंच ही मिलता है। तो जैसे आपने 18 इंचेस के आप टायर लगवा दिए हैं, तो कभी अगर आपको जरूरत पड़े इमरजेंसी में टायर चेंज करने के लिए, तब उस केस में आपके 3 टायर्स 18 इंचेस के रहेंगे और एक 16 इंचेस का, तो उससे आई थिंक कोई दिक्कत आएगी कि आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? उससे क्योंकि एक्चुअली आप स्टेपनी जब यूज़ करते हो तो बहुत ही एक इमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ करते हो और जैसे ही आपको चांस मिलता है तो आप वो टायर ठीक करवा के आप बेसिकली वही टायर कंटिन्यू करना प्रेफर करते हो। तो ये इमरजेंसी सिचुएशन के लिए 16 इंचेस मेरे को लगा कि ठीक है। तो आपको लगता नहीं कि इसको भी चेंज करवा देना चाहिए था, 18 इंचेस में अपग्रेड करा देना चाहिए था? मैंने सोचा नहीं टू बी वेरी ऑनेस्ट इस बारे में, लेकिन अब मेरे को लगता है कि शायद कर लेना चाहिए था। बट क्योंकि स्टेपनी बहुत ही कम टाइम के लिए यूज़ होती है, बहुत ही कम डिस्टेंस के लिए यूज़ होती है, तो मेरे को फिर उस पर अराउंड 7-8,000 रुपीज़ एडिशनल खर्च करना मेरे को वर्थ नहीं लगा बेसिकली, अगर 20-30 किलोमीटर्स ही चलना है फॉर एग्जाम्पल। राइट, ठीक है। बट जैसे अगर सेम साइज होता तो मैं रिकमेंड करता कि सेम है एटलीस्ट। अगर अपग्रेड हो गया तो मेरे हिसाब से करा लेना चाहिए। बाकी चलो आपकी रिकमेंडेशन पे मैं ज़रूर नोटिस करूंगा। मेरे को एक और कंसर्न है, जैसे 18 इंचेस अगर आप लगवाते हो तो क्या इसमें 18 इंचेस एडजस्ट हो जाएगा? 18 इंचेस आइडियली गाड़ी की बॉडी में अगर आप देखो तो 18 इंचेस इजीली एडजस्ट हो जाएगा आराम से, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत स्पेस है। तो 18 इंच आराम से इजीली इसमें आ जाएगा। इसमें बस ये है कि फिर इसके मेरे को जो टायर चेंज करने के जो वो आते हैं, जो पाना वगैरह आता है, वो सब आता है, वो भी मेरे को चेंज करना पड़ेगा अभी वो मैंने चेंज नहीं करा क्योंकि वो अभी सेम 16 इंच वाला ही है। राइट। दिस इज ऑल्सो लाइक मेजर थिंग। हाँ, तो इसकी की कुछ ऐसी मिलती है हमें, इसमें लॉक अनलॉक एंड बूट एक्सेस का हमें ऑप्शन मिल जाता है। तो ये है कुछ इंटीरियर। यहाँ पे अपने को मिल जाता है क्रूज कंट्रोल्स, MID के ऑप्शंस एंड मोड्स एंड ड्राइविंग मोड्स एंड अट्रैक्शन मोड्स। बीच में हमें मिल जाता है ऑटो होल्ड एंड दिस वन इज बैक कैम। ये होगा आपका हिल होल्ड असिस्ट, जो जैसे इसमें ऑटोमेटिक
क्लाइमेट कंट्रोल नहीं आता इसमें आपको, तो आपने 16 लाख रुपए खर्च किया और आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट जोन नहीं मिला, तो आपको लगता है कि वो भी होना चाहिए था? मेरी बेसिकली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की ऐसी कोई नीड नहीं थी, क्योंकि जब भी इंसान गाड़ी ऑन करता है तो एसी तो वो एक ही बार चलाता है और उसी टाइम पे वो टेम्परेचर सेट कर लेता है, तो ये बार बार वेरी नहीं करता ऑफ कोर्स, तो मुझे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की कोई ज़रूरत थी नहीं। स्क्रीन साइज़ जो है इसमें अराउंड 10.25 इंचेस है, वो भी मेरे लिए एप्ट है, क्योंकि ऑफ कोर्स इस पर मेरे को मैप की क्लैरिटी अगर आप देखेंगे स्क्रीन, तो इसका सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ वर्क करती है, और साइज़ भी डिसेंट है। आई वुड नॉट से कि साइज़ बहुत अच्छा है, बट इसमें लेकिन इसमें इनबिल्ट नहीं आता ना मैप, इसमें इनबिल्ट मैप नहीं आता, इसमें इसमें इनबिल्ट मैप एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले से कनेक्ट होगा, इसमें वायरलेस है ना ये? वायरलेस कारप्ले इसमें कनेक्ट होता है ऑफ कोर्स। इनबिल्ट इसके टॉप मॉडल में आता है, बट मेरे वाले जो मॉडल है इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले से कनेक्ट करके आप मैप का यूज़ कर सकते हैं। इसमें कहीं भी ग्लॉसी फिनिश का कुछ भी यूज़ किया गया नहीं है। अगर मैं बात भी करूँ यहाँ पर, तो मैट में है ये सब कुछ ना? सारा का सारा इंटीरियर इसमें मैट में मैट दिया में गया है। ग्लॉस फिनिश मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा मैं प्रेफर नहीं करता, नॉट लाइक कि मेरा बजट नहीं था, बजट तो ऑफ कोर्स मेरा था ही नहीं, बट अगर होता भी तो भी मैं ग्लॉस बेसिकली की तरफ जाता नहीं। उसका रीज़न ये है कि ग्लॉस पे मैंने बहुत नोटिस करा है कि जो स्क्रैचेस वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी आते हैं, आपके फिंगरप्रिंट्स के बहुत ज़्यादा निशान आते हैं और स्क्रैचेस बहुत जल्दी दिखने लग जाते फिर हैं। अब पीपीएफ करानी पड़ेगी आपको, वही पीपीएफ ऑप्शन है। करानी पड़ती है, वो एक एडिशनल खर्चा है, तो पहले तो ग्लॉस लेके खर्चा करो, फिर पीपीएफ करा के एडिशनल खर्चा करो। खर्चे पे खर्चा ही करो। खर्चे पे खर्चा। तो एक चीज़ मेरे को अभी लगी, जैसे मैं गाड़ी में बैठा हूँ अभी, तो बीइंग एन एसयूवी कार होते होते भी ये आपको सेडान जैसी फील दे रही है, क्योंकि आप बहुत नीचे बैठे हैं ऐसा लग रहा है, और पूरा अपना बोनेट पूरा दिख रहा है अपने को ड्राइविंग करते हुए। तो अभी आपको कभी ऐसा फील हुआ जैसे कि आप एसयूवी चलाने के बाद भी आपको लगे कि आप सेडान चला रहे हो गाड़ी? देखो, अगर सिडान चलाने वाली फील आए तो मैं तो इसको ज़्यादा बोलूँगा, क्योंकि इसकी राइड क्वालिटी मैं बोलूँगा एकदम सिडान जैसी है। हाई स्पीड पे मतलब प्रॉपर अच्छे से चलती है, और इस पे कोई बॉडी रोल वगैरह भी नहीं है। मैंने इसे 70-80 की स्पीड पे ओवर शेयर अंडर शेयर भी करके देखा है, तो वो भी इसमें कुछ नहीं है, प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करते हैं, और बॉडी रोल इसमें ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा वेल कंट्रोल्ड है, और ऑलमोस्ट जीरो है इसमें body दैट roll। मीन्स कि अगर एसयूवी में अगर आपको सेडान का मजा मिल जाए तो इससे बढ़िया और बात क्या हो सकती है? सिडान से बेटर ऑफ कोर्स ड्राइविंग अगर आपको मिल जाए, साइज एसयूवी का मिले और ड्राइविंग सिडान की मिले, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो काश भाई, कभी आपको ऐसा लगा हो नाइट ड्राइव में इसकी लाइटनिंग, कैबिन की जो लाइटनिंग है, लाइटनिंग में आंखों में चुभ रही है, तेज है, कम है? नहीं, इसकी जो इसकी स्क्रीन की जो लाइटनिंग है वो एकदम एप्ट है, और आंखों में चुभने वाली तो नहीं है, और अगर होती भी है तो वो भी आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसकी ब्राइटनेस आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो उसमें कोई इशू नहीं है। और बाकी कार में मेरे को थोड़ा सा लगता है कि एम्बिएंट लाइटिंग होती तो इस वाले मॉडल में थोड़ा सा बेटर लगता, बट मेरे को ये भी समझ में आता है कि एम्बिएंट लाइटिंग ठीक है, थोड़ा सा अपर और हायर मॉडल्स में मिलता है, और जो कि आप बाहर से भी अलग से आप चाहें तो लगवा सकते हैं एज एन एक्सेसरी, वो कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली फीचर नहीं है। अराउंड 2000-3000 रुपीज़ में आपकी एम्बिएंट लाइटिंग लग जाती है पूरी कार में। बट अगर मैं बात करूँ बाहर लाइटनिंग की, एम्बिएंट लाइटनिंग की, और जो कंपनीज की, वो मोड वाइज चेंज भी करती है, जो कि बाहर में आप नहीं करा पाओगे। हाँ, ऑफ कोर्स अब वो हायर मॉडल लूँगा तो उसमें एडेड एडवांटेज ऑफ कोर्स होता है, बट देन आपको एम्बिएंट लाइटिंग मोड के हिसाब से चेंज करना, वो आजकल जो लाइटिंग्स आती हैं बेसिकली मैंने देखा आफ्टर मार्केट में, उसमें बटन्स दिए रहते हैं उसमें, तो आप वो भी अपने उसके हिसाब से सेट कर सकते हो कि वो म्यूजिक के हिसाब से आपको लगेगा कि म्यूजिक के हिसाब से ही वो लाइट चेंज हो रही है, बट देन इट इज़ वो कंट्रोल्ड म्यूजिक से नहीं होगा। बट मुझे लगता नहीं आपको अभी एम्बिएंट लाइटिंग की जरूरत होनी चाहिए। रीजन बीइंग क्योंकि इसमें ही इतने बटन्स दे दिए, स्विचेस दे दिए, उसकी लाइट ही इतनी तेज है, जो कि मुझे लगता है क्लियरली विजिबल है नाइट में। हाँ, एम्बिएंट लाइटिंग ऑफ कोर्स एक ऐसा फीचर है कि मतलब पर्सन टू पर्सन उस डिपेंड करता है, क्योंकि एम्बिएंट लाइटिंग आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, तो इसलिए मैंने भी सोचा था कि मैं इसको अभी तो नहीं, लेकिन प्रॉबेबली 1 या 2 महीने बाद में एम्बिएंट लाइटिंग भी इसमें बाहर से इंस्टॉल कराऊंगा, प्रोवाइडेड कुछ बेटर ऑप्शंस आए। मतलब मेरे को सेम रेड ब्लू ग्रीन लाइट नहीं चाहिए, तो कुछ अच्छा बहुत ही थिन कलर की जो एलईडी अगर स्ट्रिप होगी वो मैं ट्राई करूंगा। तो मोस्टली आप इसको किस मोड में ड्राइव करते हो? मैं मेजरली अभी इसको जो ड्राइव कर रहा हूँ वो इसमें जो सिटी मोड है, जो नॉर्मल मोड है, उसमें ड्राइव कर रहा हूँ। मैंने इको में भी 1-2 बार चला के देखी, और स्पोर्ट्स में भी 2-3 बार चला के देखी। स्पोर्ट्स में ये है कि ऑफकोर्स ये गियर अराउंड 4000-5000 आरपीएम तक होल्ड करती है गियर, और इको में इसमें है क्या कि ये मतलब एट दी वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी वो गियर अप शिफ्ट कर लेती है। और आपने कभी पैडल शिफ्टर्स का अभी तक यूज़ किया?
पैडल शिफ्टर्स का मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, इनफैक्ट मैंने करने का ट्राई भी नहीं किया है अभी। इसको जब मैं हाईवे पे लेके जाऊंगा तो मैं इसकी प्रॉपर परफॉर्मेंस चेक करूंगा, तब मैं सोच रहा हूँ कि पैडल शिफ्टर का यूज़ करूँ। सिटी में तो वैसे ही आपको इतना मजा बांध देती होगी ये, सिटी में तो तो इसको जरूरत चलाने में पड़ती नहीं बहुत होगी। मज़ा आता है, और अभी क्योंकि इतना ट्रैफिक होता है मेरे वाले टाइम पे, एकदम पीक आवर्स होते हैं, तो पैडल शिफ्टर्स का यूज़ मैं चाह के भी नहीं कर पाता। तो भाई का डेली गुड़गांव से फरीदाबाद है अप एंड डाउन। 80 किलोमीटर्स डेली की मेरी ड्राइविंग है, और ऑलमोस्ट 3 आवर्स लगता है मेरे को ट्रैवल करने में ऑन अ डेली बेसिस। तो भाई ने नेक्सन ईवी ली थी, उसका भी जल्दी रिव्यू लाएंगे। और बाकी भाई आपको कैसा लग रहा है, आप सेटिस्फाइड हो पूरी गाड़ी को लेकर? मैं ये भी अपना 100% सेटिस्फाइड हूँ। इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो मेरी नेक्सन ईवी में नहीं थे, जो कि मेरे को चाहिए थे। और प्लस मेरे को एक बड़ी पेट्रोल कार चाहिए थी जिसमें कि प्रॉपर तरीके से 5 लोग बैठ सकें, और अगर वीकेंड गेट अवे है या फिर आपको किसी लॉन्ग टूर पे जाना है तो विद फैमिली आप जा सको विद प्रॉपर बूट। तो वो इसमें बिकॉज सारे फीचर्स इसमें मिलते हैं, और इसमें बेस मॉडल में ही मेरे को ऑलमोस्ट सारे फीचर्स मिलते हैं। सेफ्टी वाइज भी इसमें ऑलमोस्ट 22 सेफ्टी फीचर्स हैं जो कि किया बेस से ही देता है। सो आई थिंक, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो 2026 सेल्टोस है, नाउ इट कम्स विथ 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग इज वेल। वेरी सो वो नाइस। एक एडेड एडवांटेज है ऑफ कोर्स। और बाकी स्टैंडर्ड एयरबैग्स इसमें है, 6 एयरबैग्स। स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स इसमें है। तो भाई का कहना है कि भाई के पास नेक्सन ईवी है डेली ऑफिस रनिंग के लिए, और अगर आप लॉन्ग ड्राइव की बात करें तो ये किया सेल्टोस उन्होंने परचेज कर ली है, जिसमें वो अपने फैमिली के साथ ट्रिप्स प्लान कर सकते हैं विदाउट एनी एनजाइटी, रेंज एनजाइटी बिल्कुल भी नहीं। फ्यूल डलवाओ और चले जाओ। अगर मैं दोबारा बोलूँगा, भाई ने हफ्ते पहले प्लान लिया गाड़ी ये वाली, अगर 2 दिन रुक जाते तो शायद ये नहीं लेते मोदी जी की स्पीच के बाद। बट मोदी जी की जो स्पीच थी उस पर मैंने पहले ही अमल कर लिया था, जो उन्होंने आज बोला है मैंने 3 साल पहले ही ईवी चलो बहुत बढ़िया भाई। तो भाई एक बार आप इसको ड्राइव कर लो, तो हम अपने जो ऑडियंस है उनको आपका जो फर्स्ट सर्विस होगी वो भी हम बताएंगे। अभी आपने 400 किलोमीटर ऑलरेडी चला लिया गाड़ी, तो फर्स्ट सर्विस आप थिंक आपकी 750 या 1000 किलोमीटर पे होगी आई थिंक। चेकिंग अराउंड बेसिकली। अराउंड 1000 किलोमीटर पे इसकी हम्म। फर्स्ट सर्विस होगी। तो जैसी सर्विस होती है तो मैं अमन आपको जरूर रिव्यू दूंगा और कि मेरा प्लस एक्सपीरियंस कैसा रहा। और प्लस आपके पास जो नेक्सन ईवी है, थोड़ा टाइम निकालिए, उसका भी हमें थोड़ा रिव्यू दीजिए ताकि हम ऑडियंस को बता सके आपका 3 इयर्स का आपने वो ड्राइव कितनी कर ली है बेसिकली। अराउंड 60,000 किलोमीटर मैंने तो ड्राइव। आप कमेंट करके बताइए अगर आपको नेक्सन ईवी का रिव्यू चाहिए। तो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।